हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से, और मैं बच्चों आज आप लोगों को पोइट्री का चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं, पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले पोएट को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो हम लोग को पहले पोएट को जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, इस पे बात करते हैं। जैसे हमारा पहचान किससे, हमारे पिता से, क्योंकि पिताजी ने मुझे जन्म दिया है। उसी प्रकार से कविता का जन्म कौन दिए, पोएम का जन्मदाता कौन होता है, उसका कवि होता है जो उसको लिखा है। तो इसीलिए हम कहीं भी फॉर्म वगैरह कुछ भी भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा पिता का नाम जरूरी होता है ना जानना, वहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो उसी तरीके से कविता में भी कवि को जानना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात कि कवि से, पोएट को जानने से होगा फ़ायदा क्या, दो बातें। एक तो एग्ज़ाम में भी पोएट से आता है क्वेश्चन, पोएट के बारे में पूछा जाता है, और दूसरा कि आपका एग्ज़ाम, आपको जो पोएम है वो भी समझने में बहुत इजी फील होगा। तो हम लोग बात करते हैं वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, 1819 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, दूसरी बात आती है, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में 1819 ईस्वी में। और बच्चों मैं आपको बता दूं एक और बात कि ये 12 साल से पहले ये कारपेंटर का काम करते थे, ठीक है। छोटा थे तो कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर मतलब जो लकड़ी से संबंधित काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं, ठीक है। और देखिए, और 12 साल के बाद ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वार हुआ था, आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, सब इंटरेस्टिंग होगा। आपको बात बात में बहुत सारी चीज़ों को मैं समझा दूंगा। अच्छा, आपको सिखाने आया हूँ मैं, पढ़ाने नहीं आया हूँ, समझ गए। हमारा पर्पस है आपको सिखा देना। तो देखिए, आपको एकदम ऐसा समझाऊंगा आप पूरा समझ जाएंगे। सिविल वार हुआ था, सिविल वार अमेरिका में हुआ था, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में 1861 से 65 के बीच में चला था। तो सिविल वार के दौरान ये नर्स का भी काम किए थे, वॉलंटियर के रूप में। वॉलंटियर उसको कहते हैं जो फ्री में सेवा देता है, जो फ्री में हेल्प करता है, मदद करता है। तो वॉलंटियर के रूप में ये काम किए थे, नर्स का काम किए थे। कौन, ये पोएट। और ये एडिटर भी थे, टीचर भी थे, समझ गए। इतना आप समझ गए, यही आपके लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी है। एक और बात, एक देखिए लास्ट में है, लास्ट लाइन है, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इनका 2 पोएट्री कलेक्शन था, मतलब कविता संग्रह था। हाँ, तो बात हो रही थी कि लीव्स ऑफ ग्रास इनका पोएट्री कलेक्शन है जो 1855 में प्रकाशित हुआ था। एक है ड्रम टैप, ये दोनों में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास किनका है, वाल्ट व्हिटमैन का पोएट्री कलेक्शन है। और एक है ड्रम टैप जो 1866 में आया था, 1866 में आया था। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कविता पे, पोएम पे बात करते हैं। अब देखिए, पोएम को आपको मैं सिखाने वाला हूँ, पढ़ाऊँगा नहीं मैं पोएम को। पढ़ाने के पर्पज से नहीं, मुझे आपको सिखा देना है, समझ गए। अगर आप देखिए, गाड़ी चलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए अगर कोई आपको बोल देता है थ्योरी के ऐसे ऐसे करो, तो आप सीखते हैं नहीं ना, सीखते हैं। आपको बोल देने से नहीं, वो आपको लोग सिखाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीख जाते हैं। जब एक बार सीख जाते हैं तो फिर कभी नहीं भूलते हैं अपने जीवन में, 10 साल 20 साल के बाद भी नहीं भूलते हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो उसी प्रकार से अगर आपको मैं इंग्लिश का हिंदी करना, पोएम को पढ़ना आपको अगर मैं सिखा दूंगा तो आप जीवन भर काम करेंगे इस पर, ठीक है। तो आइए अब देखिए बात करेंगे इस पे। देखिए 2-3 की पॉइंट होता है समझने के लिए पोएम को। एक तो आप सभी, ये ओल्ड इंग्लिश है, 200 साल पुरानी इंग्लिश है, क्योंकि लेखक का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। तो आज चल रहा है 2020 चल रहा है, तो 200 साल हो गया। 200 साल पुरानी इंग्लिश का प्रयोग किया गया है इस कविता में, पोएम में। तो यहाँ पे इंग्लिश भी, वर्ड भी उसी प्रकार का होगा। तो वर्ड को आपको पहले पकड़ना है, उसके बाद आपको भाव को पकड़ना है, फीलिंग को पकड़ना है, थॉट को पकड़ना है। आप आराम से खुद सीख जाएंगे यार, हमको आपको सिखा देना, आप ऐसा सिखा देंगे आप जीवन भर चलेंगे इसमें, समझ गए। क्योंकि आगे भी आपको इंग्लिश पढ़ना है, भले वो कंपटीशन का इंग्लिश, वहाँ वर्ड पावर आपको बहुत स्ट्रांग रखना है, समझ रहे हैं। तो देखिएगा, एकदम बहुत इजी है, आपको हार्ड लग रहा होगा, इजी है, एकदम इजी है। सीख जाएंगे तो आप एग्जाम में भी टॉप करेंगे, समझ रहे हैं। वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं से आता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसमें एक कवि जो है, पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन, अपने बारे में बोले हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि कहते हैं मैं अपने आप में मनाता रहता हूँ,
मनाना मतलब सब बताएंगे अभी अर्थ आपको, पहले तो ट्रांसलेट कर दें, उसके बाद अर्थ बताएंगे, इसका भाव बताएंगे, फीलिंग बताएंगे, एकदम फिगर बनाते चले जाइएगा आप। फिगर बन गया आपके माइंड में, समझिए कविता बन गई, और क्या, कविता आप समझ गए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं को मनाता हूँ। माई सेल्फ मतलब स्वयं, सेलिब्रेट मने मनाना, मैं स्वयं को मनाता हूँ और स्वयं को गाता हूँ। कहने का मतलब है मैं स्वयं गुनगुनाता हूँ, कि कोई थोड़ा थोड़ा गाना गुनगुनाते होंगे और उन गानों से ही मैं खुश रहता हूँ, अंदर धीरे धीरे अंदर गाना को गुनगुनाता हूँ, और मतलब किसी चीज़ को मैं गाता हूँ और स्वयं खुश रहता हूँ। कहने का मतलब मुझे खुशी ढूंढने के लिए बाहर मुझे नहीं झांकना पड़ता है, मुझे पार्क में क्रिकेट खेलना, इन सब चीज़ों को सहारा नहीं लेना पड़ता है खुश रहने के लिए। मैं बस अपने आप में गाता हूँ और अपने आप में खुश रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कवि का। फिर अगला लाइन है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एज्यूम का अर्थ यहाँ आप समझिएगा, एज्यूम मतलब होता है मानना, सपोज, समझ गए। कहते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो कुछ भी मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम मतलब आप भी वही मानते होंगे। व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जैसा मैं भी, क्योंकि मनुष्य हूँ और आप लोग भी मनुष्य हैं, तो जैसा मैं मानता हूँ, मेरी जो विचारधारा है, मैं जिस तरह की चीज़ों को मानता हूँ, आप भी उसी तरह की चीज़ें मानते होंगे। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, पर 80-90% तो चीज़ें समान ही होती है, समझ गए। अब अगला लाइन है, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। कहने का मतलब है, अब देखिए कारण बता रहे हैं कि क्यों मैं जो मानता हूँ आप भी वही बात क्यों मानते हैं। क्योंकि मेरी जो बॉडी है, हमारा जो संबंध है सभी एटम से, सभी परमाणुओं से मिलकर मैं बना हूँ। हमारा जो बॉडी है सभी परमाणुओं से, सभी एवरी एटम से मिलकर बना हुआ है। तो उसी तरीके से आप भी मिलकर, आपका भी बॉडी उसी तरह से मिलकर के बना हुआ है। अब बोला भी है, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी, अब एज गुड बिलोंग टू यू, इसका मतलब आप भी वही सब आइटम से मिलकर के बने। और कहा भी जाता है 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से हमारा क्या होता है, शरीर बना हुआ होता है। माई बॉडी इज द मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, तो बात हम लोग करते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है। जैसे बोला भी जाता है हिंदी में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि इन्हीं 5 तत्वों से हमारा उत्पन्न हुए हैं हम, और इन्हीं 5 तत्वों में हमको विलीन हो जाना है जब हमारी मृत्यु होती है। तो ही कह रहे हैं लेखक कि इन्हीं सभी परमाणुओं से मैं बना हूँ, तो आप भी बने, इसलिए मेरी विचारधारा और आपकी विचारधारा एक जैसी, हमारा मान्यता और आपकी मान्यता एक जैसा है। अब अगला लाइन है, देखिए समझिएगा, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखिए जो अब यहाँ पे लोफ जो शब्द आया है ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश मतलब 200 साल पुरानी इंग्लिश है। आपको बताया हूँ 200 साल पुरानी इंग्लिश, थोड़ा सा अंतर होगा ही, उस समय ग्रामर भी थोड़ा अंतर होता था। आई लोफ का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। ये LOAF ही नहीं है, सिर्फ AF होगा, ई गलती मतलब ओल्ड इंग्लिश में पड़ गया है, LOAF होगा। लोफ मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। तो आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भ्रमण करता हूँ, और जिस समय मैं भ्रमण, कहने का मतलब है इनवाइट माई सोल मतलब मैं अपनी आत्मा को आमंत्रण करता हूँ। मैं जिस समय भ्रमण करता हूँ हमारी आत्माएं सब सजग होती है। कहने का मतलब है जिस समय मैं घूमता हूँ उस समय हमारी जो दृष्टि है सभी जगह बनी हुई होती है, मैं सजग रहता हूँ, समझ गए। वही इनवाइट माई सोल का मतलब वही हुआ, मैं सजग रहना, बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं जिस समय ये भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। अगला लाइन है, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहते हैं अगला लाइन में, ध्यान से देखिएगा इन लाइन को, आई लीन मतलब होता है रेस्ट, मतलब रेस्ट लेना, सपोर्ट लेना। तो जैसे घूम रहे हैं, थकते होंगे तो कहीं सो जाते। देखिए फिगर बन रहा है नहीं आपके माइंड में, फिगर बननी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे, आपके माइंड में फिगर जब तक नहीं बनेगा आप कविता नहीं समझेंगे, समझ गए। आपको कविता सीख जाना है, पढ़ना नहीं है। मैं पढ़ाने आया हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, तो इसलिए आपको सीखना है। एक बार जब सीख जाएंगे ना, गाड़ी चलाना, रोटी बनाना एक बार आप सीख गए हैं तो देखिए आपको लाइफ टाइम काम आता है, फिर कभी नहीं बोलते। उसी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें इंग्लिश का हिंदी मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी करना है। आई लीन का मतलब है, इन्हीं सब वर्ड को आप समझ जाइएगा तो आप भी करने लगिएगा।
और थोड़ा भाव को फिगर बनाना मैं सिखा दूंगा। फिगर बनेगा तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। आई लीन एंड लो एट माई इज ऑब्जर्विंग, कह रहे हैं लीन मतलब होता है रेस्ट। मैं घूमता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, घूमता हूँ मतलब थकता हूँ तो थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। तो वही उसी दौरान एक जगह ये कहीं पे पार्क उर्क में बैठे होंगे तो ही समर का ग्रास मतलब गर्मी का दिन था, इसी से पता चल रहा है गर्मी का मौसम का बात हो रहा है। तो गर्मी के दिन में जो घास होता है, एक विशेष प्रकार का घास है जिसका क्या होता है, नुकीला नुकीला निकला हुआ होता है ऊपर में, सूल जैसा, सूल मतलब एकदम नुकीलेदार होता है वो घास। तो ही करें मैं उसका टॉप पॉइंट को देखता हूँ और मुझे वो बहुत स्पीयर मतलब होता है, यहाँ जो बात है ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास समझ रहे, गर्मी का घास, जो गर्मी के समय में जो घास होता है। और स्पीयर मतलब होता है नुकीला, वही जो घास का ऊपर का जो पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला भाग नुकीला होता है। तो ही करें नुकीला घास को मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों पे। माई टंग, अब अगला लाइन है, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। कह रहे हैं माई टंग मतलब जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जीव है, मेरा जो ब्लड है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी सॉइल से, मतलब अमेरिका की, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ है, लेखक अमेरिका के हैं, तो वही कर रहे हैं कि इसी सॉइल और इसी हवा से, इसी एयर से, मतलब अमेरिका की ही मिट्टी से, अमेरिका की ही हवा से में हमारा ये फॉर्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है। क्या? हमारा शरीर, हमारा टंग मतलब जीव और हमारा ब्लड यहीं से हुआ है, मैं यहीं का हूँ। अब अगला लाइन है, बॉर्न हेयर ऑफ, इनको मतलब अपने देखिए अपनी मिट्टी से कितना प्यार है वो समझना है यहाँ पे। अब अगला लाइन है, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स। बर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स मतलब यही हमारा परिवार का भी जन्म हुआ है, समझ रहे हैं, कहाँ? अमेरिका में। फिर अगला कॉमा के बाद है, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और जो हमारा परिवार का जो मतलब जो हमारे पिताजी का जो वंशज है, हम तो हैं, हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार के ऊपर कौन? हमारे पिताजी का परिवार, तो पिताजी माताजी, तो उनका भी जन्म यही हुआ है, समझ गए। फिर आगे कहते हैं एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और फिर उनके भी जो पिताजी हैं मतलब हमारे दादाजी, वो भी यही के हैं, मतलब अमेरिका में ही उनका भी जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अमेरिका में एक पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, समझ गए। प्राचीन समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कहीं से भाग कर नहीं आए हैं। कहने का मतलब लेखक अपनी मिट्टी की पहचान, अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में, हमारा वंशज ही चल रहा है, हमारा पूरा खानदान पूर्वज ही हमारा अमेरिका में बसे हैं और सभी इसी मिट्टी और यहीं की हवा से उत्पन्न हुए हैं। अब अगला लाइन है बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइन को इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आपका एग्जाम में ये सब एक्सप्लेनेशन दे देगा, लाइन दे देगा और कहेगा इसका एक्सप्लेन कीजिए, आपको 5 लाइन में इसको लिखना होगा। फिर ऑब्जेक्टिव में 1 लाइन देगा और कहेगा कि इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, आपको इसलिए मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला लाइन है, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कह रहे हैं लेखक अब अपने स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं कि मैं 37 ईयर्स ओल्ड का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। मैं 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का हूँ और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं। लेखक का जन्म भी देखिए कब हुआ था, लेखक का जन्म हुआ था बच्चों 1819 ईस्वी में, समझ गए। और 1855 में इस कविता का प्रकाशन हुआ था। तो आप जोड़ दीजिए कितना, सही में उतना ही हो रहा है, 37-38 साल हो रहा है। तो लेखक अपने बारे में कह भी रहे हैं कि हम अभी तक स्वस्थ ही हैं। अब अगला लाइन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से हमारा बॉडी कायम रहेगा, मेरा हेल्थ इसी तरह से बना हुआ रहेगा जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं कि मैं ऐसे ही स्वस्थ रहूँगा जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। देखते हैं बहुत लोग ऐसे हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, भारत में, बिहार में, यूपी में, जो कि 80 साल का भी हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाता है, फिर भी अपने अंत समय तक उन्हें चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वस्थ ही होते हैं। वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु होती है, कोई बीमारी उनके अंदर टच नहीं होता है, उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हैं, उनको दांत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही बातें हो रही है, समझ गए। अब अगला लाइन को हम लोग समझते हैं। तो वही अपने बारे में भी करें कि हम लोग, हमारा जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक हम आशा करते हैं कि इसी तरह से मैं स्वस्थ रहूँगा। ये जो सीज का मतलब वही होता है, कायम करना अपनी बॉडी को।
हाँ, अब अगला लाइन है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। अब देखिए बच्चों, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, अब कह रहा है क्रीड्स मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ कहने का मतलब है धार्मिक मान्यता, और स्कूल्स मतलब होता है थाउट, मतलब सोचने की जो पद्धति है, सिस्टम ऑफ थाउट्स। और एवियंस मतलब होता है उसको हटा देना। कह रहे हैं कि जो पुरानी जो विचारधारा है, रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं और सोचने की जो पद्धति है, उन सब एवियंस मतलब होता है हटा देना। उन सब चीज़ों को अब हटाइए, उन सब चीज़ों को अब पतन कीजिए, बेकार है उन सारी चीज़ें। उन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा फिर से, बेकार नहीं कहते उन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा उसको मॉडलाइज करिए, मतलब नए ज़माने के अनुसार बदलिए अपने विचारधारा को, ये कहने का मतलब है। पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को हटाइए, अपने मन मस्तिष्क के निकाल दीजिए और नए विचारधारा को अपने माइंड में सेट कीजिए, वही कहने का मतलब है पोएट का, वॉल्ट व्हिटमैन का। फिर अगला लाइन कहते हैं रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर। का सफिस्ट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। कहते हैं रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर। कहते हैं कि उसको रिटायर, कह रहे हैं कि ये इतना पर्याप्त मात्रा में रूढ़िवादी विचारधारा, मतलब जो गलत जो धार्मिक आडंबर दिमाग में लोगों का जो बना हुआ है, वो इतना ज़्यादा मात्रा में बना हुआ है कि वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। फिर अगला लाइन में वहीं पे कहते हैं बट नेवर फॉरगेटन। उसको कुछ मात्रा में आप हटा सकते हैं पर उसको आप पूर्णतः भुला नहीं सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। अब अगला लाइन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर, अब देखिए हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, पर ये क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। हार्बर का मतलब यहाँ कुछ और होता है, समझ, यहाँ बंदरगाह नहीं ले सकते हैं। बंदरगाह मतलब जहाँ शिप्स का जो रुकने का जो जगह होता है, शिप स्टेशन जिसको कहते हैं, उसी को बंदरगाह, मतलब पानी वाला जहाज जहाँ रुकता है उसको हार्बर कहते हैं। पर यहाँ पे हार्बर का मतलब वो नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। यहाँ हार्बर का मतलब होता है मानना, समझ गए। तो ही कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैं अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को मानता हूँ, समझ गए। मैं अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को लेकर के चलता हूँ। जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें बुरी है, दोनों को मैं सोचता हूँ, अपने दिमाग में दोनों चीज़ों को मैं रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। हजार्ड का मतलब यहाँ पे होता है बच्चे डेंजर, कठिनाई, संकट, समझ गए। कहते मैं परमिट, मेरी आत्मा मुझे स्वीकार कर दी है, इजाज़त दे दी है कि अगर कहीं कुछ किसी के साथ गलत होता है, कोई संकट में फंसता है, समझ गए, किसी के साथ अन्याय होता है, तो मैं वहाँ आवाज़ उठाता हूँ। मेरी आत्मा, मैं वहाँ आवाज़ उठाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, समझ गए। अगला लाइन है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कह रहे हैं जैसे नेचर, प्रकृति बिना अपनी एनर्जी, बिना चेक किए हुए, अपने एनर्जी को चेक किए हुए, वो क्या है, ओरिजिनल रूप में, उसका एनर्जी ओरिजिनल रूप में बना हुआ। उसी तरीके से हम मनुष्य भी अगर ओरिजिनल रूप में रहते हैं, अपना जो सही अर्थ में रहते हैं, समझ गए, वास्तविकता में जीते हैं, तो हमारा भी क्या होगा, हम भी प्रकृति के जैसा क्या रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, जैसे प्रकृति होता है मजबूत, समझ गए। तो ओरिजिनल रूप में हम भी रहेंगे, मनुष्य भी ओरिजिनल रूप में रहेगा। यही बच्चे पोएम था, आप इसको समझ गए। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, अगला जो पार्ट 2 आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी दूंगा, ठीक है, उसको आप भूलिएगा मत। और जो इसका फर्स्ट चैप्टर था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, दे दिया हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। और उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को भी बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ। ओके।